इवनिंग, अली बुखारी और कानून और आप आज 26 अक्टूबर 2015 को यानी 26 अक्टूबर 2015 को आपकी खिदमत में हाजिर है। अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं पहले अपनी छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ। हमारा प्रोग्राम जिस तरह हमेशा हर वीक आपको मुतला करता है, इंशाल्लाह इस हफ्ते बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होनी है। ये लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ वाली चीज़ जो मैं करता होता हूँ हर महीने, उसमें यही होता है कि लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होती है। बाकी सारा हफ्ता जो थर्सडे होता है वो मैं मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात करता हूँ। सो इंशाल्लाह इस थर्सडे को बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप मिलना चाहते हैं अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि रश काफ़ी बढ़ जाता है, तो जितना पहले जल्दी से रजिस्टर करा लें उतना बेहतर है। दूसरी बात, अब कुछ अनाउंसमेंट्स के ऊपर आते हैं जो हमारी लीगल अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। एक सबसे खतरे वाली अनाउंसमेंट पहले करता चलूं। खतरा क्या है, जो जिस चीज़ का काफ़ी देर से हम जिक्र भी करते आ रहे हैं और लोगों को उसका खौफ भी है, डर भी है, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ अब आ रही है। फरवरी 2016 से लैंडलॉर्ड्स को अल्टीमेटम दे दिया गया है, एक तरह से नोटिस दे दिया गया कि फरवरी 2016 के बाद से अपने टेनेंट्स को उन्होंने जरूर चेक करना है कि उनका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। ये इमिग्रेशन एक्ट 2014 का एक हिस्सा है, जिसके अंदर ये चीज कही गई थी कि अगर आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है तो आपको टेनेंसी के वक्त, आपने अपनी जो टेनेंसी करनी है, आप किसी लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, घर किराए पे रहना चाहते हैं, उस वक्त लैंडलॉर्ड आपसे पूछ सकता है कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। और अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस सही नहीं है तो लैंडलॉर्ड आपको इनकार कर सकता है। और अगर इनकार नहीं करता तो एक इलीगल इमिग्रेंट को अपने घर में रखने पे, यानी किराए पे अपना घर देने की वजह से लैंडलॉर्ड को 3000 पाउंड तक फाइन हो सकता है। अब जो दूसरी चीज उसके ऊपर शाया की जा रही है, जो कि शायद आने वाले वक्त में हमारे सामने आएगी, उसके अंदर यह चीज भी शामिल कर दी गई है कि उनको 5 साल तक जेल भी हो सकती है, जो कि एक काफी अहमकाना चीज लगती है। लेकिन बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि जो होम ऑफिस करता है मुझे अहमकाना लगती हैं और मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर भी मचाता रहता हूं और कहता रहता हूं कि ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन ये मेरा एक व्यू है, ये मेरा एक ओपिनियन है। जिस जगह मैं बैठा हूं, मुझे अब 2002 से 2003 से इमिग्रेशन प्रैक्टिस करते हुए इतना वक्त गुजर गया है कि मैं इमिग्रेंट्स के मसाइल अच्छी तरह से समझता हूं, उनके कानून को अच्छी तरह समझता हूं, उनको क्या मुसीबतें होती हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, उनको अच्छी तरह समझता हूं। और अगर ऐसी मुश्किलात के अंदर आप उनकी जिंदगियों के अंदर कोई आसानी पैदा करने की बजाय और मुश्किलात पैदा करें तो मुझे वो चीज़ अहमकाना लगती है। मैं ये नहीं कहता कि होम ऑफिस के ऊपर ऐसी कोई ड्यूटी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए वो आसानियां पैदा करें, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि उन इलीगल इमिग्रेंट्स में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके केसेस के ऊपर अगर होम ऑफिस वाले सही तरह से फैसला करें तो उनको स्टेटस यहां पे मिल सकता है, क्योंकि वो कानून के मुताबिक उस स्टेटस के हकदार होते। लेकिन हमारी जो एक अलमिया है, जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं, जिस गवर्नमेंट के तहत और जिस पॉलिसी के तहत हम इमिग्रेंट्स को देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत निगाह से देखा जाता है। इमिग्रेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है कि इमिग्रेंट सिर्फ और सिर्फ यूके में आके एक मुसीबत पैदा करता है, एक तकलीफ पैदा करता है और कुछ नहीं। जो उनके फवायद हैं, जो वो एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इस इकॉनमी के अंदर, उसको नहीं देखा जाता है और सिर्फ एक नेगेटिव चीज को देखा जाता है। और वो भी सच्ची बात यही है कि इस गवर्नमेंट का कसूर भी नहीं और ना ही इस होम ऑफिस का कसूर है, वो कसूर भी हमारा अपना है। अगर हम देखें कि हम लोगों ने सिर्फ एशियंस को अगर देख लें, यानी पाकिस्तानीज को देख लें, इंडियंस को देख लें, सिर्फ हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से कानून को, इमिग्रेशन लॉ को पूरी दुनिया के लिए चेंज कर दिया जाता है। अब आप देखें इस वक्त जो नवंबर की चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि जी नवंबर में आपको स्टूडेंट से स्विच नहीं करने दिया जाएगा किसी और कैटेगरी में, स्टूडेंट्स अगले किसी कोर्स के अंदर नहीं जा सकते, वो अपने वर्क परमिट के ऊपर भी नहीं जा सकते, उनको कुछ भी करना है तो उनको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मुझे याद है और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की कैटेगरी एक बहुत इज्जतदार कैटेगरी होती थी। स्टूडेंट्स अगर आपके पास होते थे, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट्स मिलते थे, स्टूडेंट्स को एक इज्जत से देखा जाता था कि ये लोग वो हैं जो कि इतना पैसा रखते हैं कि अपने मुल्क से एक फॉरेन कंट्री में आके फीसें जमा करा के पढ़ रहे हैं। सो इनको इज्जत से देखा जाना चाहिए। अब वो सब कुछ पलट गया है। अब ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त सबसे ही एक घटिया किस्म की कौम बन चुके हैं एज फार एज इमिग्रेंट्स आर कंसर्न्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर एक तो उनको हकारत से देखा जाता है कि जी सारे के सारे फ्रॉड करते हैं, दूसरा उनको इस तरह से देखा जाता है कि जी ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं उसके बाद इलीगल काम करते रहते हैं। सो हमारे भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ख़राब किया। एनीवे, मैं बात से बहुत हट गया। जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था वो यही था कि
लैंडलॉर्ड्स को अब पूरी पूरी ड्यूटी दे दी गई है कि उन्होंने फरवरी 2016 के बाद इमिग्रेंट से उनका इमिग्रेशन स्टेटस मांगना है। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट के ऊपर जो मैं आज बिल्कुल डिस्कस करना चाह रहा था और मैंने तहैया किया हुआ था कि आज मैं जरूर लोगों से बात करूंगा। पिछले हफ्ते में मेरे सामने कम से कम 7-8 ऐसे केसेस आए हैं जहां पे लोग अपीलों में गए हैं, उनको अपील का राइट मिला। पहली बात तो आप ये जानते हैं कि इमिग्रेशन एक्ट 2014 के बाद आपके जो अपील राइट्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड कर दिए गए हैं। यानी कि जिस तरह से पहले अपील के राइट्स मिलते थे, आपने फैमिली विजिटर अप्लाई किया तो अपील का राइट मिल जाता था, अगर रिफ्यूज हुआ तो, स्टूडेंट का आपका रिफ्यूज हुआ तो अपील का राइट मिल जाता था, एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन की रिफ्यूज हुआ अपील का राइट मिल जाता था, आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया रिफ्यूज हुआ अपील का राइट मिल जाता, हर चीज में अपील के राइट्स होते थे। अब वो तमाम अपील राइट्स खत्म कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन वाले केसेस में आपको अपील का राइट मिलता है या आपको ह्यूमन राइट्स के केसेस के अंदर मिलता है। अगर ह्यूमन राइट्स का आपका मैटर चल रहा है, आपने एप्लीकेशन की है, तो वो एप्लीकेशन अगर आपकी रिफ्यूज की जाती है और उसको अगर सर्टिफाई कर दिया जाता है एज क्लियरली अनफाउंडेड, तब भी आपको अपील नहीं मिलती। सो अपील अब बिल्कुल सोने की तरह है। अगर आपको सोना मिल जाता है तो आप उसका ख्याल रखते हैं, उसी तरह अगर आपको अपील का राइट मिलता है तो आपको उसका ख्याल रखना है। मेरे सामने जिस तरह के केसेस आए जो कि मुझे देख के बड़ा एक ताज्जुब भी हुआ और बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया, वो ऐसे हैं अपील का राइट मिला और एक घिसी पिटी किस्म की ग्राउंड्स बना के जो पता नहीं कितने सालों से आपके पास कहीं पे सेव हुई हुई हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, हम लोग वकील लोग ही ऐसा करते हैं या हम लोग जो एडवाइजर्स हैं हम लोग ही ऐसा करते हैं कि आपके ग्राउंड्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। अब एक केस मेरे पास आया, उसके ग्राउंड्स के अंदर, अब उसका मैटर चल रहा है, असालम का मैटर है, उसके ग्राउंड्स बिल्कुल एक स्टैंडर्ड किस्म के ग्राउंड्स बना के डाल दिए गए। जब मैटर कोर्ट में जाता है, अब वो अपील का वक्त आता है, अब आपको उन पे बहस करनी है कि कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं। अब वकील साहब जाके वहां पे बैरिस्टर साहब बड़ा शोर मचा रहे हैं, जी ये पॉइंट। होम ऑफिस ने आके ग्राउंड्स निकाले और कहा कि जी ये ग्राउंड्स चेक करें, इन ग्राउंड्स के अंदर तो इन चीजों का जिक्र ही नहीं है, तो आप तो ये पॉइंट्स ही नहीं उठा सकते। और कानूनी तौर पर बात बिल्कुल सही है। एक और अपील का मैटर देखा, उसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स का केस बनता है। बच्चों को यहां पे रहते हुए 8 साल 8.5 साल गुजर चुके थे और वो बच्चे होश वाला टाइम यहां पे गुजारते रहे। उनके वकील साहब ने क्या किया, कोर्ट में जाके बजाय इसके कि प्रॉपर एविडेंस के साथ जाते और एक घिसी पिटी स्टेटमेंट पता नहीं किसी कॉपी पेस्ट करके लगाई वहां पे और वो ही स्टेटमेंट सामने रख दी जाके। अब उसके अंदर गलतियां भी हैं, उसके अंदर ना कोई डिटेल दी गई ना कुछ और एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस जिसका अगर सही एविडेंस लगाया जाता तो यकीनन वो अपेलेंट्स जीत सकते थे, वो केस भी बिल्कुल जज की तरफ से उड़ा दिया गया। अब क्या करना पड़ेगा, उनको नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और जज की जितने नेगेटिव कमेंट्स हैं उन सबका जवाब देके फिर नई एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। यानी उनका काम अगर इस लेवल पे था तो अब इस लेवल पे चला गया मुश्किल के लिहाज से। मैंने उस वक्त ये फैसला किया, जो पिछले हफ्ते ये सारे केसेस देखे, मैंने उसके बाद ये फैसला किया कि मैंने अपने काम के अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों से एक तहिया, एक वादा करना है। मैंने अब ये चीज की है कि मैं अपने ऑफिस में और अपने काम के अंदर एक अपील्स स्पेशलिस्ट यूनिट बना रहा हूं। अब उसका मकसद क्या है, मेरा अपना जो बैकग्राउंड है, आप जो मुझे बहुत पुराना जानते हैं, आप में से सुनने वाले, आपको मालूम है कि मेरी ट्रेनिंग एज ए बैरिस्टर है। मैं 1997 में लिंकन इन से पढ़ा हुआ। उसके बाद मैंने फिर सोलिसिटर बनने का एग्जाम दिया, सोलिसिटर बना और उसके बाद मैं सोलिसिटर के तौर पे चल रहा हूं, लेकिन मेरी ट्रेनिंग एज अ बैरिस्टर है, सो मैं कोर्ट को अच्छी तरह समझता हूं। अब मैंने यह फैसला किया है कि मैंने एक स्पेशलिस्ट यूनिट अपने दफ्तर के अंदर बनाना है जो सिर्फ अपील्स के साथ डील करेगा और किसी चीज के साथ नहीं। बिकॉज अपील्स का काम अब ऐसा काम बन चुका है कि उसके अंदर आपको पूरी पूरी अटेंशन, पूरी तवज्जो के साथ एक केस को तैयार करना है। अब वो वाले मामले नहीं है कि जी एक अपील का राइट मिला आपको, चलो जी निकल गया, सही केस नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, आप आगे चले गए, आगे जाके देख लिया, अगर रिफ्यूज भी हो गया कोई बात नहीं, नई एप्लीकेशन डालो फिर अपील का राइट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब अपील का मौका मिलना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि होम ऑफिस के साथ आप जितनी मर्जी टकरे मारते रहे, वो आपकी केस को नहीं देखते, सही तरह से फैसला नहीं देते। लेकिन अगर आप एक जज के सामने बैठे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपना एविडेंस सामने रखते हैं और अपनी प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, उसके ऊपर जज आपका फैसला आपके हक में कर सकता है। मैं हमेशा क्लाइंट्स को कहता हूं कि अपील का राइट मिल जाए तो अपील में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको अपील का मौका मिलता है और आप उसको जाया कर देते हैं तो भाई वो आपकी अपनी गलती है। मेरे पास जब लोग आते हैं और आके कंसल्टेशन शुरू करते हैं और आगे बताते हैं कि जी कोर्ट में गए थे, कोर्ट से रिफ्यूज हो गया, फिर आगे गए, ये हो गया, ये हो गया, मैं उसी वक्त सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि भाई मेरे पास उस वक्त मरीज को लेकर आओ जब उसकी नब्ज चल रही हो
ऑपरेशन थिएटर में फ्लैट लाइन करके कब्रिस्तान ले जाते हुए आप कहते हो कि अच्छा चलो एक और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वो तो कोई फायदा नहीं। केस आपका तब तक जिंदा है जब तक उसके पास अपील का राइट मौजूद है। अगर आपको अपील का मौका मिला है तो कोशिश करें कि आप बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन हासिल करें, कोशिश करें कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो, आपका एविडेंस बेहतरीन हो। आपको मौका मिलना चाहिए कि आप अपने केस को उस तरीके से प्रेजेंट करें जिस तरह उसका प्रेजेंट करना बनता है। अब मेरे पास कितने केसेस आते हैं, और खासतौर पे अब मैं सिंह हजरात से बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तुसी लोग ਜਿਹੜੇ बैठे सुन रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ केसेस ਇੰਨੇ स्ट्रोंग ਹੁੰਦੇ ਨੇ बिकॉज ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, और ਤੁਹਾਡਾ केस बिल्कुल टुटा भज्जा जाके कोर्ट के सामने जज के सामने पहुंच जाता है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं खासतौर पे क्योंकि मुझे पता है कि एक सिंह कम्युनिटी खासतौर पे जो मैंने देखा, पाकिस्तानियों से भी ज्यादा सिंह कम्युनिटी के अंदर मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा फैमिली यूनिट्स को मिला के चलते हैं, और वही चीजें आपके केसेस के अंदर हेल्पफुल होती हैं। अगर आपके बच्चे यहां पे रह रहे हैं, बाकी और बच्चों के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, पलते पूलते चलते हैं यहां पे, जो ब्रिटिश नेशनल्स है और वो अपने आप को ब्रिटिश नेशनल समझते हैं, उनके 7-8 साल गुजर चुके होते हैं, तो वो केसेस स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। आप लोग वहां पे भी मार खा के बैठे हो। मुझे हैरानगी, आप देख ही रहे होंगे, आज मुझे बड़ा जोश चढ़ा हुआ है इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैं तंग आ गया हूं देख के कि अपीलों के अंदर लोग कितनी मारे खा रहे हैं बैठ के। भाई आजकल वो जमाने नहीं कि आप अंधेरे में बैठे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं, आप टीवी देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आपको क्या कुछ पता चलता है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई अब वो जमाने नहीं कि बस एक ही वो घिसी पिटी चीज के ऊपर है कि जी एक ही बंदे के पास जाना है या एक ही फर्म के पास जाना है या एक ही तरह के एडवाइजर के पास जाना है। नहीं, अगर आपको कोई नजर आता है कि कोई बंदा अपना काम जानता है, सही है, उससे काम करवाओ। ये नहीं कि जी मेरे चाचे के, मामे के, फूफे के, भतीजे के किसी ने, दोस्त ने किसी का हवाला दे दिया, उनका काम हुआ था तो मैं बस उसके पास जा रहा हूं, आंखें मेरी बंद है। नहीं, आंखें खोल के जाओ, अपना समझ के जाओ, उसका बंदे का काम समझो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, और फिर जाके बात करो, और फिर जाके उसको वो काम सौंपो जो आपकी जिंदगी का आगे फैसला करवाता है। मैं अब अपनी तकरीर को यहां पे खत्म करता हूं क्योंकि हमारी पहली ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। ब्रेक से वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन जो मैंने आज ये बातें कही हैं अपील्स के बारे में, इनको खास तौर पे सुनिए, इनको खास तौर पे समझिए, और उसके बाद फैसला कीजिए कि आपने अपनी जिंदगी किसके हाथों में देनी है जाके, जो अपील में जाके आपका केस लड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।